नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। साथियों, मुझे इस बात का बड़ा इंतज़ार था कि हमारा एक वीडियो आए, पहला वीडियो आए और उसमें हम किसी मुद्दे पर बात करें जो कि एक आम जनजीवन से जुड़ा हुआ हो और लोगों की एक छोटी सी समस्या हो। तो इस हमारे पहले वीडियो में, यानी कि इंट्रो के बाद का पहला वीडियो है और इसमें मैं उमेद सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ ही अभिषेक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अभिषेक टावरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम जो आजकल एक सिनारियो देखते आ रहे हैं कि लेन देन दिन रात बढ़ता ही जा रहा है, चाहे किसी भी मीडियम में हो, फ़ोन पे हो या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हो, इस तरीके से एक चेक का पेमेंट भी लोगों को दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें चेक भी डिसऑनर हो रहे हैं लोगों के। तो हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के सामने ऐसी कोई समस्या आती है कि वो क्या करें। तो ऐसी सूरत में हमारे पास लॉ में क्या पोजीशन है और क्या हमारे जो दर्शकगण हैं, व्यूअर हैं, इनको क्या कुछ रिलीफ मिल सकता है, ये हमारे दोस्त अभिषेक आपको बताएंगे। उम्मीद अपन चेक डिसऑनर की या चेक अनादरण की बात करें तो ये सबके लिए जानकारी योग्य है कि आज के टाइम में चेक का उपयोग बहुत लेन देन में होने लग गया और चेक के उपयोग के साथ साथ चेक अनादरण के मामले बढ़ गए। आजकल बहुत से लोग जानबूझकर बेईमानी पूर्वक भी रुपए लेकर के और चेक लोगों को देते हैं और जो डिसऑनर हो जाते हैं। तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना चाहिए कि चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें, अगर चेक किसी ने दिया है तो वो दो रीजन से डिसऑनर हो सकता है। या तो वाकई आदमी के मन में चीटिंग हो और या फिर इंटेंशनली नहीं हो, गलती से चेक डिसऑनर हो गया। तो ऐसी स्थिति में अपने को सबसे पहले ये समझना है कि सामने वाला जिसने अपने को चेक दिया उसका एक्चुअल में इंटेंशन ऐसा हो सकता था क्या चीटिंग का। अगर नहीं हो सकता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उससे बात करनी चाहिए। अगर वो कहता है कि साहब किसी कारणवश, किसी भूलवश, किसी गलती से ये चेक डिसऑनर हो गया, तो अपने को उस चेक को वापस प्रेजेंट करना चाहिए बैंक में चेक लगाने के लिए। अगर चेक ऑनर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर चेक ऑनर नहीं होता है तो समझने की बात यह है कि अपने को अब कोर्ट केस के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। जी। तो मामूली सी बात है कि चेक ऑनर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हमें तुरंत प्रभाव से ये सोचना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई मुकदमा करना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभिषेक, अब हमारे व्यूवर्स को तुम ये बताओ कि चेक हमें जब केस करना होता है इस मामले में तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतने की ज़रूरत है ताकि हम इस काम को ठीक से प्रोसीड कर सकें। देखो, चेक का केस करने से पहले सबसे पहले अपने को जो सोचने की वाली बात यह है कि अपने को किसी एडवोकेट से संपर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि लॉ जो है उसकी जानकारी आम व्यक्ति को नहीं होती। तो चेक डिसऑनर का केस करने से पहले सबसे पहले एक प्रायर नोटिस जाता है जो कंपल्सरी है। वो 15 डेज का नोटिस जाएगा सामने वाले के पास में। उसको टाइम दिया जाएगा 15 डेज का कि 15 दिन के अंदर वो चेक अमाउंट का भुगतान कर दे। अगर वो 15 डेज के अंदर चेक अमाउंट का भुगतान कर देता है तो आगे कोई केस की नीड नहीं है, अपने को भुगतान प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे ही चेक जो अपन ने नोटिस दिया था चेक अनादरण का, चेक डिसऑनर का, वो मिलने के 15 डेज के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो 16th डेज से लेकर के नेक्स्ट 1 मंथ के बीच में अपन कभी भी कोर्ट में केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, ये चेक डिसऑनर हुआ उसके कितने दिनों बाद में हमें तक ये मतलब नोटिस दिया जा सकता है? चेक डिसऑनर की जब अपने को सूचना मिलती है बैंक के थ्रू, वो सूचना मिलने से 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर अपन कभी भी वो नोटिस दे सकते हैं। तो इसमें एक बात और मैं आपको बीच में बता दूं कि अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर अगर अपन नोटिस नहीं दे पाए तो सेकेंडरी एक अल्टरनेट और होता है कि उस चेक को अपन वापस डिसऑनर करवा लें और वापस डिसऑनर मेमो अपने पास आ जाए तो उससे 30 डेज अपन बाद इन बिटवीन नोटिस दे दें। पर नोटिस देने के बाद में ये वापस डिसऑनर अपन नहीं करवा सकते, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो कहना ये चाहते हो कि बैंक का मेमो मिलने के बाद में 30 दिन का वक्त हमारे पास होता है नोटिस देने के लिए, और नोटिस जो है उसमें सामने वाले को समय दिया जाएगा 15 दिनों का। बिल्कुल। और अगर वो इसमें हमारे नोटिस में बताई गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो हम उस व्यक्ति पर मुकदमा कर सकते हैं। एकदम सही। और ये मुकदमा कितने दिनों में करना होगा? नोटिस की जो अवधि थी 15 दिन की, वो अवधि निकलने के बाद में 15 दिन खत्म होने के बाद से लेकर के 1 महीना, 1 माह। इट मीन्स नोटिस जो अपन ने दिया था, जो चेक डिसऑनर हुआ था, उससे 1.5 महीना, और 15 डेज टाइम लेस कर दें तो 15 दिन के बाद से 1 महीना। तो देखा साथियों, अच्छी सी जानकारी थी। अब एक प्रश्न मैं और भी पूछना चाहूँगा कि मुकदमा करने के बाद में जैसे जो भी परिवादी होता है, जाहिर सी बात है वो परिवादी, उसकी एक समस्या है और उसको लेकर वो कोर्ट गया है।
वो चाहेगा कि उसका मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जल्दी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो, उसे जस्टिस जल्दी से मिल जाए? पहले तो अपन जनरल बात करें तो आजकल लॉ में जुडिशल कोर्ट्स के अंदर चेक डिसऑनर के केसेस इतने बढ़ गए हैं दोस्तों कि जुडिशरी ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दिए हैं जिसमें सिर्फ चेक डिसऑनर के केसेस की ट्रायल होती है। तो कुछ तो स्पीड अप अपने आप जुडिशरी ने कर दिया, इसको कर दिया। जुडिशरी के बाद में फिर भी इतनी पेंडेंसी है चेक डिसऑनर केसेस की भी कि ट्रिब्यूनल्स बनने के बाद में अलग से कोर्ट्स बनने के बाद में भी उनमें स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अपने को जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपन जिसके ऊपर भी केस कर रहे हैं, जिसका चेक था जो डिसऑनर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों चेक का डिसऑनर होने का जो केस अपन करते हैं उसकी शुरुआत तब होती है जब मुलजिम को नोटिस सर्व होता है, नोटिस मिल जाता है। और नोटिस जब तक नहीं मिलता है, जब तक डिलीवर नहीं होता है नोटिस, तब तक केस की प्रोसीडिंग उसी स्टेज पे अटकी रहती है, आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। तो ये तो है, हमें एक सामने वाले का पूरा और कंप्लीट मुकम्मल पता चाहिए ताकि हम उसको नोटिस डिलीवर कर सकें। इसके अलावा और कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतने की आवश्यकता है ताकि और ज़्यादा जल्दी मिले? जैसे जो भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हों फाइल में लगाने के लिए, वो कौन कौन से हैं, हमारे व्यूअर्स को बताओ। पहले वाली बात को मैं पहले कंप्लीट करूं, उसमें थोड़ी सी बात जो रह गई कि एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर मुलजिम को बुलाने के, एक्यूज्ड को बुलाने के वे हैं, तरीके मेंशन्ड है। उसके अंदर सबसे पहले कोर्ट से जाएगा सम्मन, जो कि डायरेक्ट मुलजिम के पास में जाएगा और उसको सिंपली कहा जाएगा कि आप इस डेट को आके कोर्ट में उपस्थित हो। वो उस डेट को कोर्ट में आके उपस्थित हो जाता है तो प्रोसीडिंग आगे इनिशिएट हो जाएगी। अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो अपने को एक बार वापस भागदौड़ करनी पड़ेगी उसका नोटिस सर्व करवाने के लिए। वो होता है बेलेबल वारंट। पहले सम्मन जाता है, फिर बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट ये है कि उम्मीद सामने वाले के पास जब नोटिस जाएगा, थाने वाला लेके जाएगा, तो साथ में एक जमानती का और साइन करवाएगा और उसको कहेगा कि आपको भी पाबंद कर रहे हैं इसके साथ में कि आप इसको इस तारीख को कोर्ट में पेश करें। अगर ये नहीं आता है तो जो भी अमाउंट उसमें मेंशन्ड होता है जमानतनामे में, वो उसको पे करना पड़ता है। इसके बाद में भी अगर वो नहीं आता, मान लीजिए जमानती वारंट निकल गया, बेलेबल वारंट इशू हो गया, फिर भी अगर मुलजिम नहीं आया, तो थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज है वो है नॉन बेलेबल वारंट। उसके अंदर क्या होता है उम्मीद के पुलिस वाले सामने वाले को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। उसको ये नहीं कहते कि आप फला तारीख को उपस्थित हो, उसको बाकायदा गिरफ्तार करते हैं और कोर्ट के सामने लेकर के आते हैं। तो यहाँ तक की 3 स्टेज है जो अपने को फिलफिल करनी पड़ती है। तो केस जीतने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए थी वो तो हमारे सामने आई हैं। समय पर आपको जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल समय पर ही मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा, एकदम सही, और प्रॉपर एड्रेस पर सब कुछ होगा, ये बात तय है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि केस जीतने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? अभी हम जो सिनारियो देख रहे हैं वो सारा एक परिवादी की तरफ से देखा जा रहा है। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि परिवादी को क्या कुछ करना है ताकि वो अपना केस जीते। इस और जो डिटेल्स हैं वो अभिषेक बताएंगे। उम्मीद अपन जो चर्चा कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। अभी अपन बात कर रहे हैं चेक डिसऑनर या कोई भी केस होता है, उसके अंदर 2 पक्षकार होते हैं, 2 पार्टीज होती है, एक केस करने वाला, दूसरा जिसके ऊपर केस किया गया है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं 138 या चेक डिसऑनर की, या 138 जो है सेक्शन है NI एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसके अंदर चेक डिसऑनर कवर होता है, उसकी और उसमें भी कंप्लेनेंट साइड की या कहें परिवादी साइड की या कहें केस करने वाले साइड की, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अपन एक्यूज्ड साइड की चर्चा नहीं कर रहे। तो परिवादी को या कंप्लेनेंट को केस को जल्दी करने की अपन ने बात की, और अपने फेवर में करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं चेक डिसऑनर के केस में, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने मुलजिम को जो रुपए दिए थे, जिसके बदले में उसने चेक दिया है, वो लीगली रिकवरेबल कोई अमाउंट था। लीगली रिकवरेबल का मतलब कि उसको दिए हुए 3 साल से ज़्यादा की मियाद नहीं हुई हो, टाइम बार्ड नहीं हो गया हो वो, और वो ऐसा डेप्ट होना चाहिए जिसकी रिकवरी लॉ ने परमिट कर रखी हो अपने को। ठीक है, जैसे आपने कोई माल दे दिया सामने वाले को, उसके बदले में उसने चेक दे दिया, तो ये आपकी उसकी लायबिलिटी है कि वो आपको भुगतान करे। तो ऐसा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, चेक डिसऑनर के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रजिस्ट्री, नोटिस,
रजिस्ट्री नोटिस उसको प्राप्त हो गया, उसकी एडी, उसके बाद में चेक डिसऑनर मेमो, चेक जमा कराने की आपकी रसीद, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनको ओरिजिनली फाइल कर देना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, जिससे कि बाद में जा करके गफलत नहीं हो और आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। साहब मैंने फोटोकॉपी पेश कर दिया था, अब मैं असल पेश कर रहा हूँ। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हों, आप उनकी एक फोटोकॉपी अपने पास स्वयं के पास भी रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में है, और जाहिर सी बात है ये सारा काम करने के बाद में हमारा निश्चित रूप से काम जल्दी होगा। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाता है, वो ये है कि मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई और वो इस तरह की जो NI एक्ट की 138 की जो कार्रवाई वो ना कर पाए, तो उसके पास और कोई इलाज है, कोई और रेमेडी अवेलेबल है? बिल्कुल है उमेद। चेक डिसऑनर के केस में जो भी केस चलता है वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे चलता है। जैसे इनिशियली बताया कि चेक डिसऑनर होने के 1 मंथ के अंदर व्यूअर्स अपने को नोटिस देना ज़रूरी है। अगर 1 महीना निकल गया तो आप नोटिस तब तक नहीं दे सकते जब तक आप वापस डिसऑनर नहीं करवा लें। सेकंड डिसऑनर के बाद में भी वो 1 महीने का टाइम है। उस 1 महीने में अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो फिर आप नोटिस नहीं दे सकते, चेक डिसऑनर की कार्रवाई नहीं कर सकते। या फिर 15 डेज का नोटिस दे दिया आपने और उसके 1 महीने के अंदर अगर आपने केस नहीं किया तो वो भी लिमिटेशन आपकी चली जाएगी। तो ये सारे टेक्निकल डेट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने को चेक डिसऑनर का केस करना पड़ता है। पर समहाउ किसी भी रीज़न से, चाहे अपने बस में थी वो कंडीशन चाहे नहीं थी, कोई भी रीज़न से अगर अपन ये टाइम बाउंड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो अपन चेक डिसऑनर का केस नहीं कर सकते, या करते हैं तो वो अपने लिए फैटल है, वो अपन हार जाएंगे। तो सेकंड अल्टरनेट ये है कि आप उस अमाउंट की रिकवरी के लिए सिविल दावा भी कोर्ट में कर सकते हैं। तो आप चेक डिसऑनर का जो टाइम बाउंड प्रोसीजर है 1.5 महीने का, उसको छोड़ करके रिकवरी के लिए 3 साल की जो लिमिटेशन है वो 3 साल की जो लिमिटेशन है वो एक्ट में प्रोवाइडेड है, अपने कानून में प्रोवाइडेड है। तो जब भी आपने रुपया उधार दिया या आपने माल उधार दिया जिसके बदले में अगले ने चेक दिया, उसके 3 साल के अंदर आप सिविल दावे के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो सिविल दावा जो जैसा कि तुमने बताया, सिविल दावा क्या महंगा पड़ता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि जाहिर सी बात है सिविल है तो कोर्ट फीस तो लगेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपकी एक गलती जो है वो भारी पड़ सकती है। उम्मीद अपन इस बारे में बात करें तो देखो, अपने को अगर स्पीडी ट्रायल चाहिए और अपने को अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो चेक डिसऑनर का केस ही ज़्यादा प्रॉपर है, कारण कि उसमें अपने को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर है तो सामने वाले के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, थाने का, कोर्ट का, जेल जाने का। अगर वो हार जाता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है, जबकि सिविल दावे में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बेटर तो यही है कि क्रिमिनल केस ही कर पाएँ अपन 138 चेक डिसऑनर का ही। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा तो कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें जो भी अमाउंट के लिए अपन रिकवरी के लिए जाते हैं उसके ऊपर अपने को कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। उसका स्लैब बना हुआ है 7%, 6%, 5%, 4%, वो डिपेंड करता है अपने अमाउंट के ऊपर, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा सिविल जो प्रोसीजर है दोस्तों वो थोड़ा सा लेंदी भी रहता है बजाय क्रिमिनल के, वो थोड़ी स्पीड जो है उसकी थोड़ी स्लो चलती है। तो इसलिए बेटर यही है कि अपन क्रिमिनल करें, पर अगर अल्टरनेट नहीं बचे, ऑप्शन नहीं बचे, तो अपने को क्रिमिनल केस में सिविल केस में जाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है अभिषेक कि जैसे ही कुछ चेक डिसऑनर का मैटर हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जल्दी डिसीजन लीजिए आपको जो भी करना है, नहीं फिर आपको भारी फीस पे करनी पड़ सकती है, जैसा कि अभिषेक ने बताया। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।